हमारा यहीं तक था, यहीं से स्टार्ट करना है हमें। योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला। तो जो क्वेश्चन पूछना, मतलब एक टीचर को कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए और क्यों उसकी इम्पोर्टेंस है, अब वो इस टॉपिक में है। तो प्रश्नोत्तरी से शिक्षक को, मतलब सबसे पहले ये होता है ना कि जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, जब लास्ट में ये रखा जाता है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा हमें पता चलता है कि छात्र को जो है या साधक को कितनी बात हमारी समझ में आ रही है। मतलब जितने जो हम करा रहे हैं वो हमारी बात समझ भी पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। और जैसे इसमें बहुत सारे चैप्टर कुछ चैप्टर कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं, तो हमें, और कुछ छात्र जो होते हैं जल्दी चीजें समझ जाते हैं। तो जो कमजोर छात्र होते हैं, जिनकी समझ थोड़ी कम होती है, उनसे हमें थोड़े सरल क्वेश्चन पूछने चाहिए। और जो विद्यार्थी तेज होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनसे हमें कठिन प्रश्न पूछने की शुरुआत करनी चाहिए। और योग प्रशिक्षक सभी प्रश्न विनम्रता पूर्वक, ये तो मतलब एक जेन्यून सी बात है कि जो क्वेश्चन आंसर सेशन में जब क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो एक टीचर को विनम्र भाव से ही क्वेश्चन करने चाहिए। तो पहले स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसके आंसर सरल हो और जो छात्र आसानी से दे सके। तो उनका, उससे क्या होता है, उनका मनोबल बढ़ जाता है कि हाँ हमें आता है और हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो जब बाद में आप टफ क्वेश्चन भी पूछोगे, कठिन भी पूछोगे, तो वो उसको बना नहीं भी बता पाएंगे तो बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्नोत्तर का अंक जरूर रखना चाहिए। कक्षा के अंत में कुछ समय बाद, मतलब सबसे लास्ट में रखना चाहिए। इसका एक सीक्वेंस भी है पूरा, वो हम जब ये चैप्टर ये खत्म होगा प्रश्नोत्तर वाला, तो हम आपको बता देंगे कि पूरा सीक्वेंस दिखा देंगे। तो उससे क्वेश्चन आते हैं कि कब क्या क्या करना है। कक्षा के अंत में कुछ समय प्रश्नोत्तर को देना चाहिए ताकि छात्रों की कठिनाइयों को, लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे हम एक एक टॉपिक के बाद पूछते हैं कि आपको कुछ दिक्कत हो, जिससे कि वो बता सके कि हमें क्या प्रॉब्लम है, और इससे आप भी उनका असेसमेंट कर पाएंगे, मतलब यानी कि छात्र का मूल्यांकन कर पाएंगे। प्रश्नोत्तरी के लिए किन के, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब जो क्वेश्चन का उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, मतलब उनको हमेशा इंकरेज करते रहे, समझा कहते हैं कि आप क्वेश्चन पूछिए। जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही चीजें आपकी क्लियर होंगी, और जो आपके सहपाठी हैं उनकी भी बात चीजें क्लियर होंगी। जैसे कोई भी बीच में क्वेश्चन करता है तो उस पर हम डिबेट करते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो क्या होता है, एक तो वो चीज दिमाग में रह जाती है, और सारे जितने लोग इसमें जुड़े होते हैं सबको ये वो उसके आंसर, उससे जुड़ी हुई बातें सब याद हो जाती हैं। तो एग्जाम में ये सब चीजें भी बहुत फायदा करती हैं। और कभी किसी छात्र, अगर कोई छात्र बहुत सरल क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो मतलब अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसको लग रहा है कि अरे इसकी जरूरत नहीं थी पूछने की, तो भी उसको उसके उस क्वेश्चन पे उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसको सरलता पूर्वक समझाना चाहिए। कोशिश करें कि सभी छात्र चर्चा में सम्मिलित हो, यानी कि क्लास में जैसे एक दो ही छात्र जो होते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, पूछते हैं, बाकी लोग जो होते हैं शांत रहते हैं। तो कुछ लोगों का स्वभाव ही शांत का होता है, लेकिन टीचर को कोशिश करते रहना चाहिए कि सभी लोग जो है कक्षा की चर्चा में भाग लें और क्वेश्चन करें और उसके आंसर देने की कोशिश करें। अगर किसी बिंदु को, हाँ ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि देखो टीचर भी एक इंसान ही होता है, जरूरी नहीं है कि उसको सारी चीजें आती हों। तो अगर आप, जब आप टीचिंग करेंगे आगे, तो अगर आपको कभी कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं आती है, तो उससे आप परेशान ना हो, बस उसमें ये बोल दें कि हम आपको ये कल देखकर बताएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि सारी चीजें हमने पढ़ी हो, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो हमारे रह जाते हैं। अगर कोई साधक आपसे क्वेश्चन करता है तो उससे समय ले लें और उसको नेक्स्ट डे उसको समझा दें। छोटे बालक, अगर छोटे स्टूडेंट्स हैं तो उनको, मतलब इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि उनको ग्रुप में समझाया जा सके, तो उनको उनको अलग तरीके से इंडिविजुअली भी समझा सकते हैं। और एक एक, मतलब अलग अलग बात करते हुए उनको समझाया जा सकता है। और टीचर को ये कोशिश चाहिए कि छोटे बच्चों को, जरूरी नहीं है कि जैसे बड़ों को समझा रहे हैं वही तरीका अपनाएं, उनको उनकी भाषा में समझाने का, जिससे कि वो आसानी से, जितनी सरल भाषा में हो उससे उनको समझा सकें। प्रश्नोत्तरी का समय, क्वेश्चनिंग का समय जो है मर्यादित रखिए, सिर्फ प्रासंगिक प्रश्नों पर चर्चा करें, कम महत्व के प्रश्नों पर ज्यादा समय दें। अक्सर ऐसे होते हैं छात्र जो होते हैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन करते रहते हैं, तो टॉपिक से अलग बहुत बात करते हैं। तो कभी कभी तो ठीक है कि उनका मनोबल बनाए रखने के लिए हम उसमें आंसर कर दें, लेकिन अगर सारा टाइम हम वही करते रहेंगे तो हमारा जो वैल्यूबल टाइम है जो हमें क्लास में देना है वो हमारा निकल जाएगा। तो उस वो हमें समय गंवाना नहीं चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि प्लीज आप टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें। प्रश्न पूछने के फायदे कितने होते हैं। प्रश्न विषय की तरफ ध्यान खींचने में मदद करती है।
जैसे जो जो छात्र होते हैं जिनका ध्यान भटकता रहता है, तो वो अगर हम क्वेश्चन करेंगे उनको पॉइंट आउट करके, तो वो अलर्ट हो जाएंगे और वो भी सोचेंगे कि मुझे भी कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो ध्यान से आपकी बात सुनेंगे। क्वेश्चन जो होता है रुचि बढ़ाता है और छात्रों के अंदर भी प्रश्न पूछने वाली क्षमता बनती है। प्रश्न से शिक्षक बच्चे की क्षमता को समझ पाते हैं, साथ ही उनकी रुचि को भी पता चलता है। मतलब क्वेश्चन पर पूछने से समझ में आ जाता है कि कितनी बात साधक को है जो समझ में आ रही है, और वो किस चीज में, किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और किस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। तो अध्यापक को भी अपनी जो है कमी पता चलती है कि शायद मैंने ये टॉपिक इस अच्छे से नहीं समझाया है, इस आसन के बारे में या प्राणायाम के बारे में, मुद्रा बंध के बारे में, कोई भी बात जो वो साधक जिसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो टीचर को उसमें अपनी थोड़ी सी पता चलती है कि शायद हमने ये अच्छे से नहीं समझाया है, इसको हमें फिर से एक बार अच्छे से समझाना चाहिए। पहले के ज्ञान में नया ज्ञान जुड़ता है, शिक्षक को पता चलता है कि उसका प्रशिक्षण सफल हो रहा है। वही बात है कि मतलब टीचर को पता चलता रहता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। विद्यार्थियों के मस्तिष्क को सक्षम बनाने में मदद मिलती है। जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो ब्रेन है वो भी ट्रिगर करता है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं, ध्यान देते हैं, तो उनका मस्तिष्क भी सक्षम हो जाता है, यानी कि डेवलप हो जाता है। जो कम ध्यान देने वाले छात्र होते हैं वो भी ध्यान देने लगते हैं। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा है कि कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, डेवलपिंग क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न, प्रश्न बनाना, विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, कुछ समस्याओं वाले प्रश्न, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, बोध कराने वाले प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरिजन क्वेश्चन, सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न और रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। प्रस्तावना प्रश्न वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र को पहले से ऑलरेडी कितनी नॉलेज है। वो अगर आ रहा है, योग की शिक्षा लेने आ रहा है, तो उसको योग के बारे में क्या जानकारी है। वो जानता भी है कि बस इतना ही जानता है कि योग में आसन का महत्व है, या वो ये जानता है कि योग में सिर्फ आसन नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी जो बातें होती हैं वो प्रस्तावना में आती हैं। तो एक दो क्वेश्चन पूछ के आप एक साधक की नॉलेज के बारे में पता कर सकते हैं कि वो उसको कितनी जानकारी है उसके बारे में। फिर उसके बाद आता है प्रश्न बनाना, डेवलपिंग क्वेश्चन, कि ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए कि जैसे कि आगे बढ़ने में जैसे कि ऐसे प्रश्न बनाना कि जैसे कि माने आज किसी को थायराइड है, तो आप खुद से बना रहे हो कि आप कौन सा आसन कराओगे कि हमें उसके थायराइड में हेल्प मिले, या ऐसे कौन सी डिसीज है जिससे प्राणायाम करने से हेल्प मिलता है। तो इस तरह से डेवलपिंग मतलब उनकी नॉलेज को डेवलप करना, उसको सिर्फ हमें आसन को आसन की तरह नहीं सिर्फ वो, बल्कि उसको हमारे शरीर के अंगों में क्या लाभ मिलता है, कहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन डेवलप करना। विचार करने पर मजबूर करने वाले, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, मतलब इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जैसे कि मान लीजिए कि मुद्रा और बंद जो हम कराते हैं, तो उसमें किस मसल्स पे जोर पड़ेगा, कौन सी मसल्स जो है उससे इफेक्ट होती है। जैसे कि आगे हमने पढ़ा था, सॉरी पीछे जो हम पढ़ के गए हैं, तो किस तरह की मसल्स पे जोर पड़ता है। तो धीरे धीरे एक एक चीजें आती जाएंगी। तो सबसे पहले यही है हमारे प्रस्तावना, यानी कि पाठ का आरंभ करते हुए से संबंधित सवाल, जैसे आसन पढ़ाना है तो आसन के बारे में क्या समझते हो, यानी कि उसकी प्रायर नॉलेज क्या है, स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज क्या है, वो कितना जानता है, उसके बारे में क्वेश्चन करना। फिर डेवलपिंग क्वेश्चन आ गया, यह विद्यार्थी को किसी भी अभ्यास तथा विषय में आगे बढ़ने में शिक्षक की मदद करता है। जैसे कि अगर योग शिक्षक डायबिटीज और योग विषय पढ़ा रहा हो तो पूछ सकते हैं, बच्चों तुम्हारे शरीर में पैंक्रियाज कहाँ पर स्थित है, पैंक्रियाज का काम क्या होता है। जैसे थायराइड के बारे में कि थायराइड कहाँ, मतलब थायराइड से क्या होता है, थायराइड कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, पैंक्राइज ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, और ये किस सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जो है ना, डेवलप करने क्वेश्चन जो है वो हम इसमें पूछेंगे। अच्छा, इतना पूछ ही रहे हैं तो बताइए पैंक्रियाज ग्लैंड और ये सब किस में है, किस सिस्टम में आता है। एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम में। विचार करने पर मजबूर करना, थॉट प्रोवोकिंग, जैसे हमने ये बताया कि मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है प्राणायाम और नर्वस सिस्टम का क्या संबंध है। जो हमने बताया था मुद्रा बंद और मसल्स के बीच में क्या संबंध है, अगर हम मुद्रा बंद लगाते हैं तो मसल्स में क्या इफेक्ट आता है, तो किन मसल्स पे डालता है जोर।
तो कोई बताएगा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मुद्रा बंध प्राणायाम से क्या है, क्या होता है, किसमें लाभ मिलता है? जब हम यौगिक अभ्यास कर रहे थे, यौगिक कर रहे थे ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से मुद्रा बंध का नहीं है, वो तो प्राणायाम से था। ऐच्छिक क्रियाओं में। हाँ, अर्धैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में। याद आया आप लोगों को? जो मुद्रा बंध जो होते हैं, मुद्रा बंध का प्रभाव अभ्यास, यौगिक अभ्यास पुस्तिका के अकॉर्डिंग अर्धैच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पर पड़ता है। मैम मर्म बिंदुओं को स्टिमुलेट करता है। हाँ हाँ हाँ, ये मर्म बिंदुओं को स्टिमुलेट करता है। मर्म अंगों तक रक्त के प्रवाह को आसानी से ले जाता है। और मर्म बिंदुओं को स्टिमुलेट करने वाला उसमें था, आसन में शायद। इसमें जी मैम, संवेदनात्मक आसन में मर्म बिंदु को स्टिमुलेट करते हैं। हाँ, आसन में, सही मुझे याद था, आसन में जो था वो मर्म बिंदु को स्टिमुलेट करता है। और जो मुद्रा बंध में है वहां पे क्या है कि रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो जो है ब्लड का हाँ, ब्लड का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो वहां पे अच्छा होता है। जी, मर्म अंगों तक रक्त का प्रवाह आसानी से होता है। आसानी से होता है। ये हम लोगों ने कर लिया ना, मजबूर करने वाले प्रश्न, बात वही है। उसी को बार बार मतलब एक चीज को उस तरीके से समझाया गया है। जैसे महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग दर्शन कब और कैसे लिखी होगी, क्या योग दर्शन की पांडुलिपि कहीं मौजूद है? तो मतलब ये प्रोवोकिंग वाले, विचार करने वाले कि ये क्या था, कैसे लिखा होगा, कैसे किया होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। फिर आता है कुछ समस्याओं वाले प्रश्न कि वही है कि अगर हम प्राणायाम कर गाना गाते समय, वजन उठाते समय हम श्वास को नियंत्रित करते हैं तो इससे क्या इसे प्राणायाम कहेंगे? मतलब ये क्या प्राणायाम होगा? तो ये प्राणायाम नहीं है। जब हम प्राणायाम जब तक बैठ के ध्यान लगा के धीरे से करते हैं तो उसको इस श्रेणी में योग संबंधित वाले सवाल कुछ इस तरह बन सकते हैं, क्या सिर्फ श्वास रोकना प्राणायाम है? तो मतलब एक प्रॉब्लम दे के हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या, ये प्राणायाम है? क्या गाना गा रहे हैं तो क्या ये प्राणायाम है? जो उसमें भी तो सांस अंदर जा ही रही है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या ये प्राणायाम है? इसमें भी तो सांस अंदर बाहर हम ले ही रहे हैं, सांस तो रुकी नहीं है हमारी। तो इस तरह की कुछ समस्या बताकर उसके क्वेश्चन पूछना, तो ये आ जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस में, कुछ समस्याओं वाले प्रश्न। फिर आ गया बोध कराने वाले प्रश्न। बोध यानी कि कुछ ज्ञान देना, मतलब जिसमें कि उनकी ग्रहण शक्ति बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े। तो ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों को ग्रहण शक्ति को बढ़ाते हैं, विचार करने की शक्ति। जैसे हम आसन के सिद्धांतों को क्यों अपनाएं? तो ये अगर जब तक साधक को ये क्लियर नहीं होगा कि आसन के सिद्धांतों से हमें क्या लाभ मिलता है, आसन का हमारे शरीर में क्या क्या फायदा मिलता है और इससे हम और आगे क्या कर सकते हैं। अगर शारीरिक बात, कुछ लोग तो सिर्फ हम अपने शरीर के लिए काम करने के लिए ही आसन, लेकिन कुछ लोग जो है उसको प्रोफेशन भी बनाते हैं। तो अगर उनको ये बोध होता है कि हम आगे चल के इसको अपने शरीर के साथ साथ इसको हम प्रोफेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए और आसान हो जाता है ये मतलब वो इसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे उनको ज्ञान मिलता है कि इसको हम अपने जीवन को तो सुधार ही सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को सुधारते हुए अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो एक तरीके का उनको ज्ञान होता है, तो वो इस पे भी आगे बढ़ते हैं। फिर तुलनात्मक प्रश्न, ये कंपैरिजन है कि योग और व्यायाम में क्या अंतर है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बताना हर साधक को कि योग जो है वो व्यायाम नहीं है। गत्यात्मक स्थिति में जो हम करते हैं एक्सरसाइज, वो जो होता है व्यायाम होता है। और योग जो होता है जो अपने हम सांसों पर ध्यान देते हुए अपने शरीर को बिना थकाए हुए स्ट्रेचिंग के साथ अपनी बॉडी को जो टोन करते हैं, वो जो है योग है। और योग करना बेहतर होता है या जिम करना? तो इस तरह के कंपैरिजन क्वेश्चन कि योग करना और क्यों, अगर हम जिम करेंगे, जैसे कि अब आजकल तो लोग जिम बहुत करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर मेरा मानना ये है कि अगर 40 के बाद या 35 के बाद आप लोग जिम करते हैं जो इंसान, तो उसमें टिश्यूज बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। और डैमेज तो होते हैं लेकिन वो इतनी जल्दी बन नहीं पाते हैं जितनी जल्दी 35 के पहले बनते हैं। तो जब उसके बाद लोग जिम करते हैं तो वो नुकसानदायक होता है, क्योंकि टिश्यू डैमेज हो रहे हैं लेकिन वो उतनी जल्दी से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं।
तो वो क्यों बेहतर है, क्यों नहीं, योग क्यों करना चाहिए, क्यों बेहतर है, तो वो इस तरीके से हमें कंपैरिजन क्वेश्चन करके उनको, साधक को हम समझा सकते हैं। प्राकृतिक श्वास, प्राणायाम और गहरे श्वसन में क्या अंतर है? ये जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं तो एक हम सिर्फ एक नॉर्मल सांस लेते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर एक हम डीप ब्रीदिंग वाली बात करते हैं। तो इनमें इनके क्या क्या लाभ है, क्या कैसे करना चाहिए, तो वो सारी चीजें जब हम इनको बताएंगे वो कंपैरिजन करके ही हम बता पाएंगे। वरना लोग तो इसको भी प्राणायाम मान लेते हैं। और कैसे करना चाहिए ये भी एक बड़ा होता है। आप पार्क में देखिए, लोग ऐसे सर झुका के, गर्दन को झुका के प्राणायाम कर रहे होते हैं, पूरा जालंधर बंद लगा के। तो ये जो होता है, ये सब कंपैरिजन क्वेश्चन में भी आ सकता है ये। फिर सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न, विषय के अंत में छात्रों से पूरे पाठ को स्मरण के हिसाब से दोहराने के लिए कहना चाहिए। इससे विद्यार्थियों की क्षमता का पता चलता है। जैसे लास्ट में पूरा एक सारांश वाली बात होती है कि कोई एक छात्र को आप बोल के कह सकते हैं, अच्छा आप बताइए कि आपने आज क्लास में क्या क्या सीखा, आपने जो जो आसन किए, जो जो प्राणायाम किए, जो मुद्रा बंद लगाई, ध्यान लगाया, उसको आप कितना बेहतर समझ पाए हैं, वो आप सारा अपना दोहराएं। अगर जितना छात्र बताता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार टीचर को भी दोहराना चाहिए। अब उसके बाद है अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन। प्रश्न पूछना एक कला है और विज्ञान है। प्रश्न छोटा और ठीक है, सारगभीर्त और सारगर्भित सारगभीर्त सारगर्भित नया शब्द सार है। गर्भित होता है। सार सार गर्भित सार्ग अर्भित सार गर्भित गर्भ होता है ना, सार गर्भित, हाँ अब ठीक बन रहा है। हाँ, सार गर्भित यानी कि कंट्रोल वे में और पूर्ण होना चाहिए। मतलब बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन ना पूछे, उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में और कंप्लीट क्वेश्चन होना चाहिए। आप इतना इस तरह से पूछे कि वो क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो और विषय से संबंधित। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। कभी कभार हम इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सब्जेक्ट की बात करें। विद्यार्थी की आयु लिंग के हिसाब से, ये तो नेचुरल बात है, जो बड़े लोग होते हैं उनसे अलग तरीके के क्वेश्चन और जो बच्चे होते हैं उनसे अलग तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थियों से पूछा और सरल प्रश्न कमजोर, ये पहले भी आ चुका है। प्रश्न की भाषा सरल हो, शिक्षक कठिन शब्द का प्रयोग ना करे, सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए, प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करें ना कि विशेष। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर टीचर उन्हीं से क्वेश्चन करते रहते हैं कि जिनको आ रहा होता है कि बस उन्हीं को उठा के उनसे पूछते रहते हैं। ये बहुत गलत होता है। कोशिश करनी चाहिए कि सारे विद्यार्थियों को आप अपनी कक्षा में संलग्न करें। जैसे अब ऑनलाइन में इतना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आप लोग सब लोग अगर आंसर करें या सब लोग बोले तो अच्छा रहता है। ऑनलाइन में इतना हो नहीं पाता है, लेकिन ऑफलाइन में ये पॉसिबल है। प्रश्न विषय के अनुरूप और अर्थपूर्ण हो, यही बात बार बार कह रही है कि मतलब कंप्लीट क्वेश्चन होना चाहिए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। सरलता से पूछें क्वेश्चन को, किसी विद्यार्थी पर हमला ना करें और ना उसे परेशान करें। ये तो क्या टीचर नहीं करते हैं, कुछ टीचर अगर कुछ एक्सेप्शनल हो तो अलग बात है। प्रश्न जल्दबाजी में ना पूछें, विद्यार्थी को सोचने के लिए समय देना चाहिए। मतलब अननेसेसरी जल्दी जल्दी क्वेश्चन ना पूछ के उसको थोड़ा ठहर, अगर कोई, हर एक विद्यार्थी उतना कैपेबल नहीं होता है। कुछ लोग जो होते हैं थोड़े सोच के ठहर के बोलते हैं, कुछ कमजोर छात्र भी होते हैं, तो उनको सोचने का समय देना चाहिए। एक जैसे प्रश्न में बार वाक्य बदलकर प्रश्न पूछें। मतलब एक ही जैसे क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना चाहिए बार बार उसी क्वेश्चन को। उसको आप थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकते हैं, तब उसको चेंज करके पूछें। हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि वो साफ नहीं होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हाँ या ना, मतलब उसमें क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि आप क्या पूछ रहे हो। बस आपने ऐसा किया, नहीं आपको ये आता है, नहीं, तो मतलब पूरे सार के साथ क्वेश्चन पूछना चाहिए। अधूरा प्रश्न ना पूछें, इनकम्प्लीट क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए। फिर उसके बाद है, अच्छा ये 2000 का क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन करेंगे तो इससे भी थोड़ा आपको क्लियर होगा। एक को योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए। आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। फर्स्ट एंड फोर्थ
मैम ये कूट में है क्या? कूट में है? अच्छा, एक मिनट, हाँ ये कूट में है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा, दूसरा को नीचे। हाँ, अब बताइए। फर्स्ट और फोर्थ मैम। हाँ, फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट और फोर्थ है। ऑप्शन नंबर थर्ड। जी मैम। ठीक है। ये जुलाई 2022 में पूछा गया। योगाभ्यासों की अध्यापन विद्या नामक पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना स्थान होना चाहिए? 40 वर्ग फीट। हाँ 40 वर्ग फीट। हाँ, देखिए इसमें व्यक्ति के लिए स्थान पूछा जा रहा है, इसमें मैट की बात नहीं की जा रही है। अगर मैट की बात होती तो हमारा 18 वर्ग फीट आ जाता। अब लेसन प्लान। एक लेसन प्लान जब भी कोई टीचर जो है क्लास लेने जाता है तो एक एक लेसन प्लान वो जरूर तैयार करता है कि आज हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और कितनी देर में हमारा लेसन कवर होगा, और किस बात पे हमें ज्यादा जोर देना है। तो एक लेसन प्लान, पाठ नियोजन बहुत जरूरी होता है। पाठ नियोजन का अर्थ है जो विषय पढ़ाना हो उसको पहले से निश्चित समय में पढ़ाने की पूरी योजना का तैयार करना, यानी प्रत्येक पाठ की योजना बनानी चाहिए, शुरुआत कैसे करें, फिर क्या करें, पूरे समय को कितने भाग में बांटें इत्यादि। और पाठ का नियोजन का एक इसमें ये भी बार बार पूछा जाता है कि पाठ का लेसन प्लान कब बनाना चाहिए, तो कक्षा के पहले बनाना चाहिए। अभी आएगा ये क्वेश्चन तो बताएंगे, ये क्वेश्चन कई बार आया था तो मैंने बताया। पाठ नियोजन के लाभ, एडवांटेज ऑफ रिटन लेसन प्लान। इससे अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है। मतलब जो वो, अगर उसने लेसन प्लान पहले से तैयार कर लिया है तो एक उसको एक संरचना, एक खाका मिल जाता है कि हमें क्या कराना है। वो अपने विचार जो है वो क्लास में आसानी से बता सकते हैं। और उसका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। अगर वो पहले से तैयार करके नहीं आएगा कि अच्छा आज मुझे अध्यापक की पुस्तिका के बारे में पढ़ाना है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि हम क्या बताएं, तो उसकी बात जो है इधर से उधर हो जाएगी, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है, लेवल जो है वो कम हो सकता है, और अपने जो वो कराने आया है वो नहीं कर पाएगा। तो लेसन प्लान जो है इसमें हेल्प करता है। और ये सभी लोग करते हैं। जब आप लोग भी टीचर बनेंगे तो जब आप पढ़ाने बैठेंगे, मानो क्लास लेंगे, जैसे ऑनलाइन लेंगे ऑफलाइन लेंगे, तो एक पहले से एक खाका खींचना, वही एक लेसन प्लान है। एक खाका खींचना कि आज हमें क्या क्या कराना है और क्या क्या बताना है और कैसे बताना है और कितने टाइम में बताना है। आवश्यक सामग्री, जितनी भी हमें जो उस समय जो हमें सुविधाएं, जो भी सामग्रियां चाहिए वो हमें पहले से तैयार कर लेनी चाहिए, और जिससे कि उस समय की भागदौड़, मतलब हमारा टाइम उस समय जो है वो वेस्ट ना हो। भविष्य की योजनाओं के लिए भी मदद मिलती है। अगर लेसन प्लान होता है तो हम आगे भी, आज मैंने जो करा लिया अब हम कल क्या कराएंगे, तो उस हिसाब से एक प्लानिंग हो जाती है। इसेंशियल ऑफ ए गुड लेसन प्लान, क्या क्या चीजें जरूरी हैं लेसन प्लान में। आवश्यक तत्व मानकर सवाल पूछा गया है। इसे उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसे कब, लेसन प्लान कब बनाना चाहिए, तो इसे उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाना चाहिए। ये कई बार, अच्छा सर ने लिख भी दिया कि ये कई बार पूछा गया है। पाठ योजना स्पष्ट और विस्तृत होनी चाहिए। इसमें भी अभी जब आगे क्वेश्चन आएगा तो बड़ा अजीब से क्वेश्चन इसमें है कि 2 दिन पहले बनाना चाहिए कि 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले बनाना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट लाइन यही आती है कि इसको उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाना चाहिए। ये कुछ समय पूर्व, यही इसका आंसर होगा। पाठ योजना स्पष्ट और विस्तृत होनी चाहिए, क्लियर बनानी चाहिए आपको, और कोशिश करनी चाहिए कि मतलब इलेबोरेट करके आप पूरी बात को अपनी बता सकें। व्यक्ति विचार को, और जितने भी क्लास में साधक हैं उनके उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर हमें पाठ योजना बनानी चाहिए। यानी कि सारे जो क्लास के साधक होते हैं सब अलग तरीके के होते हैं, तो उनकी नॉलेज को, उनके ज्ञान को समझ के बनाना चाहिए। पाठ के उद्देश्यों का कथन हो, क्रियाओं और अनुभवों की क्रमबद्ध जानकारी हो, जो भी क्रिया कराने जा रहे हैं उनको हम सीक्वेंस में, उनकी सारी जानकारी होनी चाहिए। आवश्यक सामग्री की सूची होनी चाहिए, जो जो चीजें हमें यूज करनी है। यौगिक अभ्यास से जुड़ी क्रियाविधि का विवरण हो। पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान हो। लास्ट, ये बार बार आ रहा है कि लास्ट के अंत में क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर होना चाहिए। जिस अध्यापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वह समय, स्थान और सामग्री की दृष्टि से संभव हो। समय, स्थान और सामग्री के,
मतलब जो भी अध्यापन है, मतलब उतना समय, स्थान और जो काम कर, मतलब जो भी हम विषय पढ़ाने जा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग जगह और सामग्री होनी चाहिए। मतलब साइंस अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो अगर हम मैथ लेके बैठ जाएंगे तो वो गड़बड़ है। अगर हम, ये मतलब एक जनरल सी बात करी गई है कि अगर हम योग के विद्यार्थी हैं, हम योग कराने जा रहे हैं, तो हम मैथ समय सुबह मॉर्निंग में खाली पेट होना चाहिए या शाम को खाने के 2 घंटे बाद, तो इस तरह की बातों को ध्यान में रख के कराना चाहिए। अध्यापक में किसी खास विधि को सही और रोचक तरीके से उपयोग करने की कुशलता होनी चाहिए। हम जो भी प्राणायाम आसन जब हम बता रहे हैं तो उसको इस तरीके से बताएं कि साधक खुद से रुचि लेने लगे आपकी बात पे, उसको मजा आने लगे। आपका प्रदर्शन, आपका तरीका बताने का ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस करे। यौगिक पाठ का तत्काल उद्देश्य, द इमीडिएट गोल ऑफ एनी यौगिक लेसन। किसी यौगिक अभ्यास की सही प्रस्तुति और क्रियाविधि है। सहभागी छात्रों का अभ्यास अच्छा लगे ताकि भविष्य में भी करते रहने की प्रेरणा मिले और वे इसका पूरा लाभ उठा पाए। मतलब इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि सहभागी छात्र का भी अभ्यास अच्छा है। मतलब जो जैसा आप सिखाएंगे तो जो छात्र, जो आसपास जो जितने भी सहभागी छात्र हैं, तो वो सारे जब अच्छे से करने लगेंगे तो वो एक दूसरे से प्रोत्साहित होंगे अच्छे करने से, और इससे उनको पूरा लाभ मिलता है। क्योंकि एक हो जाता है कि वो अच्छा कर रहा है तो हम भी अच्छा करें। तो सहभागी छात्रों को अभ्यास अच्छा लगे ताकि भविष्य में, मतलब एक सहभागी छात्र अच्छा करेगा तो दूसरा भी जो है उसको उसको प्रेरणा मिलती है और वो भी अच्छा करने की पूरी कोशिश करेगा। Introduce a particular yoga practice and its correct technique and give the feel of that practice to the participants of the lesson so that they are motivated to attain these objectives. The yogic lesson should be properly planned and executed. वही बात कही जा रही है कि योगिक क्लास जो है प्रॉपरली प्लान्ड होना चाहिए और उसी हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब ये कुछ क्वेश्चन है 2021 का है कि पाठ योजना का निम्न में से उद्देश्य क्या है। कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना, कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना, शिक्षक सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना, कक्षा को लक्ष्य को केंद्रित बनाए रखना। हाँ जी बताइए इसका। 1 4 5। नहीं 4 कैसे होगा? शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। शिक्षक सामग्री जरूरी होती है लेकिन उसमें ज्यादा अट्रैक्ट होना ये तो गलत है ना। शिक्षक सामग्री ध्यान रखिएगा, ये रिक्वायरमेंट की चीज है कि जो चीज 1 2 और 5 में 1 2 5 1 to 5 हाँ, 1 to 5 हाँ, कक्षा में अंतिम 1 to समय 5 के दबाव को कम करना। मतलब अगर आपका लेसन प्लान है तो आप ना पूरी क्लास आसानी से लेते जाएंगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर फील नहीं होगा आपको। और दूसरा है कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, तो ये तो होता ही है। और आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना, ये लेसन प्लान के अंतर्गत नहीं आएगा। लेसन प्लान मतलब हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि दिखाना ये भी सही नहीं है। मतलब हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए और वो होनी चाहिए, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ये गलत है। हम जो नॉलेज टीचर के पास होनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि जो सुविधाएं, वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं। और कक्षा के लक्ष्य, गलत लिखा हुआ है, कक्षा के लक्ष्य को केंद्रित बनाए रखना। मतलब कक्षा जो है, क्लास जो है, वो अपने जो ऑब्जेक्टिव लेके हम चल रहे हैं, जो पढ़ाने बैठे हैं, उससे क्लास जो है वो भटके नहीं, उसी डायरेक्शन पे क्लास चलती रहे। योगाभ्यास के अध्यापन विद्या नामक पुस्तक के मुताबिक एक अच्छी पाठ योजना के अनिवार्य तत्व हैं। अच्छी पाठ योजना के अनिवार्य तत्व, एक मिनट, अब दिख गया आप लोगों को? इसे प्रयोग, यस मैम। हाँ अब बताइए, एक अच्छी पाठ योजना के अनिवार्य तत्व हैं। इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान ए में भी आएगा मैम, ए बी और बी भी आएगा। ए नहीं आएगा क्योंकि कुछ समय पहले था ना।
ठीक हाँ, ठीक पहले नहीं है। ठीक पहले। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें ऐसे दे देते हैं, ठीक पहले नहीं है, कुछ अच्छा, समय पहले। शब्द कुछ समय ये पहले। यही बात हाँ, बताना कुछ चाह और रहे थे ठीक में कि अंतर। ये आपको वर्ड याद रखना है, कुछ समय पहले। अगर ठीक अच्छा पहले बनाएंगे तो आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, आपने बनाया और आप जा रहे हैं तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। मैम बी और ई। हाँ, इसे व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान रख के बनाना चाहिए, ये सही है। शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलनी चाहिए, इसे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए, डी। तो वैसे तो सी भी देखा जाए तो काफी हद तक सही है ना। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है उस लेकिन दो हिसाब ऑप्शन से। बता। डी, हाँ, तो बी इसमें और डी। बी हाँ, तो इसमें आंसर होगा बी और डी। मतलब आप जो बेस्ट ऑप्शन लेंगे ना वो ऑप्शन लेना पड़ेगा, वैसे तो देखो ये भी गलत नहीं है ये वाला, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी कि कौन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो उसको पहले आप टिक करेंगे। अगर ये तीनों दिए होते तो आप इसको ले सकते थे। ये भी कूट है। अब दिख रहा है आप लोगों को। यस मैम। या तो ऐसा करें, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको ऐसे हमें वो स्क्रॉल करना पड़ रहा है पूरा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग कूट देख लेंगे। योगाभ्यास की अध्यापन विद्या नामक पुस्तक के अनुसार किसी लिखित पाठ योजना के लाभ हैं। लिखित पाठ योजना के लाभ पूछ रहे हैं। इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार करना जाना चाहिए। यह शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया और उद्देश्यों को ध्यान में रखने में मदद करती है। यह शिक्षकों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और पाठ की दिशा में हो रही पढ़ाई से दूर जाने को रोकती है। यह विशिष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए और यह शिक्षक को उनके चिंतन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। अब बताइए। बी सी ई। बी, सी और ई। यह शिक्षकों, हाँ, ठीक पहले वाला फिर से गलत हो जाएगा, है ना। यह शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया और उद्देश्यों को ध्यान में रखना, उनके उद्देश्य और उनकी जो प्रक्रिया प्रोसेस कैसे करेंगे उस हिसाब से बनाना है। बी, कॉन्फिडेंस को और ई। बढ़ाती है, ये भी सही है, बी सी। और आप लोग बोल रहे हो हाँ, ये विशिष्ट और विस्तृत। विस्तृत बहुत नहीं होनी चाहिए, ये शिक्षक अपने हिसाब से बनाता है। बहुत विस्तृत मतलब वो उसको उतना चाहिए होता है कि वहां पे जाके उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो अपने लिए एक लेसन प्लान बना रहा है, ना कि स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए अगर वो कोई काम करेगा तो विस्तृत करेगा, लेकिन अपने लिए कोई काम करेगा, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हम छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे ना अपने लिए, लेकिन अगर हमें पढ़ाना है तो हमें प्रॉपर नोट्स विस्तृत बनाना पड़ेगा, वरना आप मेरे छोटे नोट से आपको बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है बात। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी सी ई। ये शिक्षक को उनके चिंतन को, मतलब वो जो उनका जो विचार है उनको सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। एक और क्वेश्चन है, प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए। यहाँ तो सेकंड ही आएगा ना, कक्षा से ठीक हाँ, पहले। यहाँ पे अब कक्षा ये से सेकंड ठीक ही पहले। आएगा। हाँ, कक्षा से ठीक पहले ही होगा। वैसे ये क्वेश्चन ना गलत हो गया था जब ये हम लोग जब क्लास में कर रहे थे 2017, तो इसको गलत माना गया था क्वेश्चन को। ठीक पहले वाला नहीं था, कुछ समय पहले ही आएगा जो आएगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो वो गलत माना जाएगा। तभी सर ने आंसर भी नहीं, शायद इस तरह का इनवैलिड हो गया था ये क्वेश्चन। ये पाठ योजना का पूरा एक चार्ट है, इससे आप लोग कर सकते हो। इसको पढ़ने की जरूरत है फिर से अभी। और देख लेते मैम एक बार तो याद रहेगा, मतलब लाभ और गुण में थोड़ा सा वो हो रहा है इसके तो चलिए इसको कोई पढ़िए खुद से ही। कंफ्यूज। कोई एक लोग लाभ पढ़िए, कोई एक लोग गुण पढ़िए, तो और धीरे धीरे अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, पहले लाभ पढ़िए। कौन पढ़ेगा बताइए। हाँ, गरिमा जी आप बताइए, आप पढ़िए आप। लाभ एडवांटेज है, इससे अध्यापक को अपने विचारों को गठित संरचना बनाने में सहायता मिलती है। अध्यापक का भी आत्मविश्वास बढ़ता है और वह मार्ग विचलन से बचते हैं। अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्यों को मन में बनाए रखने में सहायता मिलती है। आवश्यक सामग्री पहले से उपलब्ध रहती है। अंत समय में सामग्री ढूंढने के लिए भागदौड़ और चिंता नहीं करनी पड़ती है।
भविष्य की योजनाओं के लिए भी मदद मिल जाती है। हाँ, इसमें लाभ में ऐसा क्या था जिसको नहीं समझ में आया था तो बताएं, तो फिर हम उसको फिर से बताएं, फिर से एक्सप्लेन करें इसको। नहीं मैम, समझ में आ रहा है तो। अच्छा, अब कोई गुण पढ़े इसके एसेंशियल। गुण गुण या आवश्यक तत्व, इसे उपयोग करने से कुछ समय पूर्व बनाया जाना चाहिए। पाठ योजना स्पष्ट और विस्तृत होना चाहिए। व्यक्तिक भिन्नता का विचार करके बनी हो। पाठ के उद्देश्यों का कथन हो। क्रियाओं और अनुभवों की क्रमबद्ध जानकारी हो। आवश्यक सामग्री की सूची हो। यौगिक अभ्यास से जुड़ी क्रियाविधि का विवरण हो। पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा की गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान हो। जिस अध्यापन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वह समय, स्थान और सामग्री की दृष्टि से वह संभव हो। अध्यापक में किसी खास विधि को सही और रोचक तरीके से उपयोग करने की कुशलता होनी चाहिए। ठीक है, इसे सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। मैम एक क्वेश्चन था उसके ऊपर, जिसमें स्पष्ट और विस्तृत शब्द आया था, तो वो क्वेश्चन देखना था। हाँ, उसमें शायद मिस्टेक लाभ की तो बात नहीं हुई है हुआ। और ये गुण के लिए है। अच्छा, यही था शायद ना? हाँ यही था। ये लाभ है ना, ये देखिए, और ये गुण में हाँ आया है, बस इतना हाँ ध्यान मैम, रखिएगा। लाभ है और ठीक है, वो गुण में आया। यस और वो मैम, गुण है। हाँ ठीक है। ठीक है, बहुत बता है तो ये सरल चीजें, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसे पूछी जाती हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देके, अभी हम ज्यादा जब क्वेश्चन सारे लगाएंगे ना, PYQ और जो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तब आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अभी तक ये था कि पाठ योजना के क्या लाभ है, कैसे बनाना है, उनके गुण क्या हैं, क्यों बनाना है। अब क्या है, कैसे किया जाए, पाठ नियोजन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले वातावरण का निर्माण, सबसे पहले क्या क्या करना होता है कि हमें बैठने की व्यवस्था, एक तो शांतिपूर्ण में वातावरण चाहिए, और सबसे पहले क्या अरेंजमेंट करना चाहिए कि हम कैसे साधकों को बिठाएं, कैसे उनको ध्यान धारणा किसी ध्यान आसन में बैठाना है, स्थिर करना है। तो यानी कि उनकी बैठने की व्यवस्था सबसे पहले करनी है, और उसके बाद ही हम प्रार्थना की तैयारी करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। तो सबसे पहले किसी ध्यान आसन में बैठालते हैं, उनको बैठने की व्यवस्था करते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करवाते हैं। तो ये सीक्वेंस अभी मैं आपको लास्ट में, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा ये वाला कैसे, तो हम एक सीक्वेंस पूरा करा देंगे, तो आप लोग वो याद रखिएगा, उससे आप आराम से कर ले जाओगे सारे क्वेश्चन। मेरे पास लिखा हुआ है, हम अभी लिखा देंगे। योग अभ्यास की शुरुआत, प्रार्थना के बाद अब हमने बैठा लिया छात्र को, पहले ध्यान आसन में किसी ध्यान आसन में बैठाला, फिर उसके बाद प्रार्थना कराई, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। अब उसके बाद हमें योग अभ्यास कराना शुरू करना है। तो यौगिक अभ्यास की शुरुआत होती है, तो उसमें 2 भागों में उसको बांटते हैं। पहले भाग में पहले तो हम मौखिक ओरली बताएंगे सारी बात को, कि आपको क्या करना है, आज कैसे करना है। तो सारी बातें अपनी जो है वो मौखिक तरीके से बताई जाएंगी, और दूसरी बात उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके टीचर बताएगा, प्रैक्टिकली बताएगा कि मतलब आसन को, जो अगर मानिए आसन की बात कर रहे हैं तो वो आसन को करके दिखाएगा। सबसे पहले यौगिक अभ्यास में आसन ही आता है, तो आसन करके दिखाएगा। शिक्षक की प्रस्तुति की कुशलता पर कोई रोचक हो सकता है। पाठ का दूसरा भाग अभ्यास के आदर प्रदर्शन के लिए रखा जाना चाहिए। खुद अध्यापक द्वारा अभ्यास का प्रदर्शन अधिक प्रभावी या व्यवहारिक होता है। जब अध्यापक खुद करके दिखाता है तो छात्रों की जागरूकता बढ़ जाती है, उनको रोचक लगने लगता है, उनको मजा आती है, क्योंकि जो अध्यापक करके दिखाता है वो जो परफॉर्मेंस होती है ना बहुत बेस्ट होती है, मतलब बहुत अच्छे से करके दिखाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के करने में कि हम भी ऐसे ही स्थिति तक जाएं। क्योंकि वह प्रदर्शन दोष रहित और पूर्ण होना चाहिए, जिससे अभ्यास का एक पूर्ण चित्र छात्रों के सम्मुख बन जाए। जब अध्यापक करके दिखाता है तो त्रुटि नहीं होती है, उसमें त्रुटि से रहित होता है, तो उनके मन में एक अच्छी छवि बन जाती है कि हम भी ऐसे ही करेंगे। इसे दृश्य श्राव्य सामग्री के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अध्यापक का प्रदर्शन मतलब वही है कि आप प्रोजेक्टर के थ्रू भी बता सकते हो,
एक जो चार्ट लगाते हैं उसके थ्रू भी बता सकते हो, लेकिन जब वो टीचर खुद दिखाता है तो एक अलग ही लेवल होता है उसमें, छात्रों का उत्साह ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एनालिसिस करना होता है, अभ्यास का विश्लेषण, योगा अभ्यास के पूरे प्रदर्शन के एक एक हिस्से का विश्लेषण, मतलब एक एक कैसे हम जा रहे हैं, किस जगह पे सांस रोक रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पादहस्त आसन में अब हमें पहले थोड़ा सा पीछे जाना है, फिर हमें सांस रोक के कैसे सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, अपने पंजों को छूना है, फिर धीरे धीरे और आगे की तरफ। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो उसके एक एक हिस्से को बताना है, और ये भी बताते जाना है कि इससे हमें किस हिस्से में स्ट्रेच हो रहा है और उसको क्या लाभ मिल रहा है उस जगह पे, उस जगह का हमारा किस जगह का हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है उस समय, और वहां पे ऑक्सीजन की पूर्ति की कमी, ऑक्सीजन पूर्ति हो रही है, उससे हमें क्या लाभ मिल रहा है। ये सारी बातें हमें साधक को बताती रहनी चाहिए। जब अभ्यास सरल हो तो प्रदर्शन मात्र ही पर्याप्त होता है, मतलब अगर कोई सरल आसन करा रहे हैं तो प्रदर्शन से इसको समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि उसको सारी चीजों की जानकारी देते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी आसन करते हैं चाहे वो सरल हो कठिन हो, तो जो उसकी स्ट्रेचिंग होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो जब हम उसको एनाटॉमी के थ्रू बताते हैं तो जो भी साधक होता है उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। छात्रों को व्यक्तिगत अभ्यास करने हेतु समय, जब छात्र किसी अभ्यास का प्रदर्शन उसकी खुद क्रियाविधि को जानता है, देखता है और उसे खुद से करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जब उसकी क्रियाविधि को पूरी तरह जान जाता है कि अच्छा ये किस जगह पे किस हमारे बॉडी पार्ट्स में फर्क डालता है, इससे कौन सी डिसीज दूर होती है, तो उसको खुद से करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए छात्रों को खुद से अभ्यास करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। मतलब टीचर तो अपना अभ्यास करते ही है, करके उसने प्रदर्शन कर दिया, उसके बाद उसको ज्यादातर टाइम जो है वो छात्रों को देना चाहिए टाइम करने के लिए। जब छात्र अभ्यास कर रहे हो तो अध्यापक को उसे देखते रहना चाहिए, मतलब उनको कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए अध्यापक को, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ त्रुटि रह जा रही है, क्या करने में छात्रों को हानि हो सकती है, कभी कभी ओवर स्ट्रेचिंग तो नहीं कर रहे हैं कि उनके शरीर में कोई दिक्कत आ जाए, या इतना ज्यादा जंप कर रहे हैं, योग आसन को उन्होंने एक्सरसाइज बना दिया है। तो इन सब बातों को देखने के लिए उनको कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। इन अशुद्धियों पर ध्यान खींचते हुए उसे सुधारने का निर्देश, और जहाँ पे जो गलतियां हो रही हैं उनको सही करने के बारे में बताते रहना चाहिए। फिर समूह अभ्यास, अब छात्रों को समूह में यानी एक साथ अभ्यास करने, अब इस जगह तो सीक्वेंस में करना, यानी कि एक आसन को हम सारे स्टूडेंट्स को करने के लिए कहेंगे, और हम उसमें काउंटिंग का भी यूज कर सकते हैं कि जब हम एक बोलेंगे, माने सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो हम एक पे हमें पीछे पहला वाला अभ्यास करना है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके काउंटिंग के साथ एक लय में हमें समूह अभ्यास कराना चाहिए। तो ये एक लय की बात हो रही है इसमें। फिर अशुद्धि सुधार की बात है, समूह में अभ्यास के दौरान भी अशुद्धियों को गौर करना चाहिए। समूह में भी होता है कि कुछ लोग जो है वो टाइम का ध्यान ना देते हुए आगे पीछे रह जाते हैं, तो उसमें भी होना चाहिए कि आप उसी टाइम पर, मतलब साधक को बात समझानी चाहिए कि आप उसी टाइम पर आप भी को भी नीचे की तरफ आना है, या आपको भी अपने सांस को छोड़ना है, या आगे या सांस को लेना है। समूह में अशुद्धियों को देखने से व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने पर लगने वाला समय बच जाता है। मतलब इनका ये कहना है कि अगर समूह में ही अगर आप इस बात को देख लेंगे तो आपको पर्टिकुलरली इंडिविजुअली जा जाके एक इंसान को समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आप वहीं से खड़े हुए के डिक्टेट कर सकते हैं। फिर अध्यापक अशुद्ध अभ्यास करने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, उनमें से वो एलिमिनेट कर सकता है कि कौन सा छात्र ज्यादा गलत कर रहा है, तो फिर वो उसको अकेले निकाल के उसको समझा सकता है। उसको एक एक छात्र को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी दिख रहा है कि सारे सही कर रहे हैं, उनमें से जो एक दो जो है जो गलत कर रहे हैं उसको एलिमिनेट कर सकता है कि अच्छा आप अभी रुको, आप यहाँ पे रुको, उसको रोक सकता है, या फिर अलग से उनको दोनों को, बाकी ग्रुप को रोक के उन दोनों को करने के लिए कह सकता है। सामूहिक अभ्यास के दौरान भी व्यक्तिगत क्षमताओं पर ध्यान रखना चाहिए, मतलब यही है कि उनको रोक के, जो बात अभी हमने बताई है वही मतलब है इसका। निर्देशन कार्य, सामूहिक अभ्यास के दौरान जब निर्देश दिए जाते हैं तब ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यास को क्रम को बताना चाहिए, अब ये करें और इसके बाद ये करें, मतलब सीक्वेंस बहुत जरूरी है हमारे। ये तो है ही है कि हम जो भी हम लोग कोई भी आसन करते हैं, कुछ भी हम लोग अपना काम करते हैं, वो सारे क्रमबद्ध तरीके से करते हैं और उसका सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर ही होगा। आदेशों और निर्देशों को बहुत धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से देना चाहिए ताकि कोई जल्दबाजी में झटके से अभ्यास न करें।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आसन जब भी कराएं, जब आप आगे आप बहुत सारे लोग कराते भी होंगे, कि ये बात बहुत ध्यान रखना होता है कि लोग बहुत झटके से आसन कर देते हैं। अगर उनको ताड़ आसन में हाथ नीचे करने के लिए बोलो तो झट से नीचे की तरफ एकदम जल्दी से गिरा देते हैं। तो उनको पहले ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि आपको अपने हाथों को नीचे धीरे धीरे से लाना है। जैसे मैं भी सुबह योगा कराती हूँ, तो देखिए इतने सारे लोग इतना कभी कभी ना इतनी जल्दी से कर देते हैं, तो उनको बहुत समझाना पड़ता है कि प्लीज आप वापस अपनी पोजीशन में आइए, तो धीरे धीरे आइए, वरना आपकी नस खींच सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। प्रदर्शन पुनरावृत्ति, प्रदर्शन पुनरावृत्ति में बात ध्यान रखना है कि प्रदर्शन पुनरावृत्ति जो होती है उनमें से ही किसी एक छात्र के द्वारा कराई जाती है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि प्रदर्शन पुनरावृत्ति में जो है ज्यादातर टीचर जो है वो किसी छात्र को बुलाकर उससे फिर से उससे प्रदर्शन करने के लिए कहता है, ना कि वो खुद करता है। नहीं, प्रदर्शन पुनरावृत्ति में, हाँ प्रदर्शन पुनरावृत्ति में ही वो जो है वो एक छात्र को बुला के खुद से कराता है और गलतियों को बताकर दोबारा ऐसा ना करने का सुझाव देना चाहिए। फिर नहीं, 2 प्रदर्शन पुनरावृत्ति हैं। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, 2 हैं। पहले एक बार जब प्रदर्शन पुनरावृत्ति होती है तो टीचर खुद से बताता है, सॉरी मैंने थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था मेरा। प्रदर्शन पुनरावृत्ति में पहले जब आती है तो अध्यापक खुद से बताता है और त्रुटियों को समझाता है जिससे कि गलतियां ना हो। फिर उसके बाद अभ्यास पुनरावृत्ति सारे ग्रुप के साथ होती है, त्रुटि बताने सुधारने के सुझाव के बाद फिर से समूह द्वारा होता है, और फिर तीसरी बार प्रदर्शन पुनरावृत्ति फिर होती है। तो ये जब होता है तब हम किसी छात्र के द्वारा कराया जाता है। तो ये 3 बातें ध्यान रखिए, अभ्यास पुनरावृत्ति, प्रदर्शन पुनरावृत्ति हो रही 9 नंबर पे, फिर अभ्यास पुनरावृत्ति हो रही है और फिर प्रदर्शन पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब अगर माने कोई एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि प्रदर्शन पुनरावृत्ति में एक बार अध्यापक के बारे में कहा जा रहा है कि अध्यापक प्रदर्शन पुनरावृत्ति करके दिखा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है कि छात्र भी प्रदर्शन पुनरावृत्ति, अध्यापक जो है अब छात्र से करा रहा है, और आपको कई सारे सीक्वेंस दे दिए गए 1 2 3 4। तो उसमें अगर ऐसा आ रहा है तो पहले आपको ये अध्यापक वाला डालना है नाम सीक्वेंस में, और दूसरे में छात्र वाला डालना है। और ये इस तरीके के क्वेश्चन जो सीक्वेंस में आते हैं कि प्रार्थना बैठने पहले हमें क्या करना चाहिए। माने ये इस तरीके क्वेश्चन अभी नीचे आएगा भी कि बैठने की व्यवस्था दे दी गई, अध्यापक द्वारा प्रदर्शन पुनरावृत्ति, छात्र के द्वारा प्रदर्शन पुनरावृत्ति, प्रश्नोत्तरी समय। तो अब इसका सीक्वेंस बनाइए। तो आपको उसी हिसाब से सबसे पहले बैठने का होता है, फिर अभ्यास का होता है, टीचर के अभ्यास का होता है, फिर छात्र के अभ्यास का होता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर का होता है। तो इसमें 5-6 ऐसे सीक्वेंस बना के दे देते हैं और उसको 5-6 ऑप्शंस दे देते हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। आप लोगों को बात समझ में आ गई? गड़बड़ तो नहीं हुई ना? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी उसमें, तो मैं फिर से एक बार बता दूं। प्लीज अगर समझ में आ गई है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। मैम थोड़ा कंफ्यूजन आवाज आ रही है मेरी? यस देखिए मैम, इसमें ऐसा कंफ्यूजन है हुआ, थोड़ा सा। हाँ देखिए अब मैं बता देती हूँ फिर से एक बार। जैसे मानिए कि यहाँ पर हमारा हो गया कि निर्देशन दे दिए गए, सामूहिक अभ्यास के द्वारा जब निर्देश दिए जाते हैं ना तो ध्यान रखा जाता है कि अभ्यास को क्रम को बताना चाहिए। ठीक है, ये बात एक हो गई। तो उसमें ये एक 9 नंबर पे आया प्रदर्शन पुनरावृत्ति। तो जब ये पहली बार जब प्रदर्शन पुनरावृत्ति होती है तो वो टीचर के द्वारा की जाती है, ठीक है। और जब दूसरी बार प्रदर्शन पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट डिमॉन्स्ट्रेशन जब दूसरी बार होता है तो अध्यापक किसी छात्र के द्वारा कराता है। तो आप एक होता है प्रदर्शन स्टार्टिंग में अध्यापक ने दिया, ठीक है, फिर कुछ देर बाद चीजें कराते के बाद जब वो फिर से एक बार प्रदर्शन का रिपीटिशन यानी प्रेजेंटेशन हो रहा है तो अध्यापक के द्वारा किया जा रहा है। और फिर जब फिर से एक बार और रिपीटिशन करा रहा है, फिर से एक बार वो प्रदर्शन यानी 3 बार प्रदर्शन हो रहा है, तो पहला अध्यापक कर रहा है, दूसरा अध्यापक कर रहा है, तीसरा जो करेगा वो किसी छात्र से करवाएगा, जो कि छात्र उसमें दिखेगा कि वो निपुण हो गया, वो उससे करवाएगा। बात समझ में आई? आप बताइए। यस मैम। ठीक है, फिर क्लियर है? हाँ, यानी कि प्रदर्शन देखिए तो 3 बार हो रहा है, एक बार प्रदर्शन हो रहा है, 2 बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है,
पहली बार अध्यापक करा रहा है और फिर दूसरी बार जो है अध्यापक किसी छात्र से करवा रहा है। अब आ जाएगा विश्राम अवधि। सामूहिक अभ्यास समाप्त होने पर छात्रों को शवासन में विश्राम करने को कहा जाता है और किसी यौगिक अभ्यास के बीच में भी जरूरत हो तो विश्राम देना चाहिए। बल्कि जब भी कोई भी कठिन अभ्यास आप करा रहे हो तो हर अभ्यास के बीच में जब सांसें उखड़ने लगती हैं साधक की, और अधिकतर अगर बड़े हैं 40-50 प्लस के, तो उनको हर आसन के बीच में उनको शवासन कराना ही चाहिए और लास्ट में तो फिर कराना ही है। फिर सार बताना। पाठ समाप्त होने से पूर्व अध्यापक को अभ्यासों के महत्वपूर्ण तथ्यों का सार बताना उपयोगी है। एक तो पहले जब अब बताना शुरू किया उसने कि क्या हमें कैसे करना है, मौखिक बता रहा है हमें क्या करना है, क्यों करना है, फिर लास्ट में फिर से वो सारी चीजों को बताएगा कि ये हमें क्यों लाभ है, इसका करने से क्या फायदा होता है, इससे क्या शरीर में कहाँ कहाँ किस किस जगह पे स्ट्रेच होता है। तो वो पूरी प्रक्रिया जो उसने अभी तक करी है वो फिर से एक शॉर्ट फॉर्म में वो सारा बताएगा साधकों को। साथ ही छात्र को अभ्यास से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए ताकि स्मृति पटल पर अभ्यास की छाप मुद्रित हो। अब यहाँ पे रोक के फिर वो जब अब वो सार उसने बता दिया, अब वो क्वेश्चन आंसर के लिए कहेगा कि अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और तो उसमें जो छात्रों को जो भी कोई कठिनाई होगी तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर से एक बार जो है वो एक क्वेश्चन सेशन होता है। तो जब छात्र जब क्वेश्चन करता है तो जब अध्यापक देता है तो सबको फिर से पूरी बात क्लियर हो जाती है। कुछ ऐसी बात होती है जो दूसरे छात्र ही पूछना चाहते हैं और नहीं पूछ पाते हैं, तो उनको भी वो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। एक नजर में पूरी प्रक्रिया फिर से देख लेते हैं। मतलब वही है कि जैसे ही किसी को ज्यादातर जो होते हैं छात्रों के क्वेश्चन सेम ही होता है, तो एक छात्र जो नहीं पूछ पा रहा है जिसने पूछा तो जब आंसर हुआ अध्यापक के द्वारा तो पूरी प्रक्रिया फिर से रिपीट हो जाती है। प्रार्थना या प्रार्थना में मना स्थिति से कक्षा में अनुकूल वातावरण, फिर लास्ट में फिर से प्रार्थना करानी है। शाब्दिक प्रस्तावना द्वारा योग संकल्पना की स्थापना करना, यौगिक अभ्यास के शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करना, संपूर्ण क्रियाकलापों को कई अवस्थाओं को प्रार्थना मना स्थिति कक्षा में अनुकूल वातावरण तैयार करना, शाब्दिक प्रस्तावना द्वारा योग संकल्पना की स्थापना करना, यौगिक अभ्यासों को शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करना, ये इन्होंने सीक्वेंस बनाया सर ने। संपूर्ण क्रियाकलापों को कई अवस्थाओं में या भागों में बांटना, अभ्यास के अनुभव के लिए छात्रों को समय दिया जाना चाहिए, अध्यापक के मार्गदर्शन यानी पर्यवेक्षण में सामूहिक अभ्यास होना चाहिए, अभ्यासों में होने वाली त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें सुधारना, क्रिया का फिर से विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्यों को बताना, एक बार फिर से स्पष्टीकरण देते हुए प्रदर्शन प्रस्तुत करना, समूह द्वारा पुनः अभ्यास करवाना, पाठ का सार बताना, यदि जरूरी हो तो दोबारा प्रदर्शन करना और अंत में श्वासन करके विश्राम आवश्यक है। ये सर ने एक सीक्वेंस बना दिया है। इसका सीक्वेंस आप लोग खुद से अपना भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने अपना बनाया था कि सबसे पहले बैठने की व्यवस्था करनी है, फिर ध्यान धारणात्मक आसन पे आना है, फिर उनसे प्रार्थना करानी है, फिर अभ्यास आएगा, उसमें पहले मौखिक आएगा, फिर प्रदर्शन आएगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैं लिखा दूं। जी मैम, लिखवा दीजिए। यस मैम, लिखना ये चाहते शॉर्ट फॉर्म में हाँ एक एक लाइन एक एक शब्द लिखते जाएंगे तो आपको पूरा एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बैठने की व्यवस्था करना, पहले हम बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं कि कहाँ पे उनको बिठालना है। फिर ध्यान धारणात्मक आसन, कोई भी ध्यान धारणात्मक आसन लगवाने के लिए कहना। फिर थर्ड पॉइंट है प्रार्थना। फोर्थ पॉइंट है अभ्यास का मौखिक और फिर मौखिक पे बताना अभ्यास को। उसी फोर्थ पॉइंट में ही बी पॉइंट लिख लीजिए, प्रदर्शन करना अध्यापक के द्वारा। तो अगर मौखिक और प्रदर्शन की बात है तो मौखिक को आप पहले टिक करेंगे और प्रदर्शन को उसके नीचे लाएंगे। फिर पांचवा पॉइंट है एक एक हिस्से का विश्लेषण या एनालिसिस लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। फिर छठा पॉइंट है अब मतलब इंडिविजुअली अभ्यास, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अभ्यास, या सिर्फ व्यक्तिक अभ्यास भी लिख सकते हो आप। सातवां पॉइंट है समूह अभ्यास।
8वां पॉइंट है अशुद्धि सुधार। 9वां पॉइंट है निर्देशन कार्य। 7 नंबर से फिर से बोलिए और धीरे धीरे बोलिए। अच्छा, 7 नंबर है समूह अभ्यास। फिर 8वां है अशुद्धि का सुधार। 9वां पॉइंट है निर्देशन कार्य क्रम से करने के लिए कहना, का निर्देश देना। दसवां पॉइंट है अध्यापक द्वारा पुनरावृत्ति, प्रदर्शन पुनरावृत्ति। फिर सामूहिक पुनरावृत्ति। हाँ, अभ्यास पुनरावृत्ति जो हुई वही सामूहिक पुनरावृत्ति हो गई। फिर उसके बाद छात्र के द्वारा प्रदर्शन पुनरावृत्ति। फिर विश्राम। फिर सार। विश्राम के बाद क्या बोला? सार बताना, सार। मैम एक बार सारे रिपीट कर दो। मैम है जी, अशुद्धि का सुधार जहाँ था उसके बाद क्या बोला था आपने? अशुद्धि का सुधार। फिर निर्देशन कार्य क्रम से करने के लिए निर्देश देना। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैम हमने बताया तो आपको। एक बार पूरे सीक्वेंस से वापस बता दीजिए जल्दी जल्दी से। देखिए, सबसे पहले बैठने की व्यवस्था, फिर ध्यान, धारणात्मक आसन बिठालना, फिर प्रार्थना, फिर अभ्यास में आ जाएगा पहले मौखिक, फिर प्रदर्शन। प्रदर्शन जो होगा वो अध्यापक के द्वारा होगा, ये भी लिख लीजिए साइड में। फिर एनालिसिस, एक एक हिस्से का विश्लेषण। ठीक है। फिर अब व्यक्तिक अभ्यास, एक व्यक्ति से जो अभ्यास वाली बात होती है वो व्यक्तिक अभ्यास। फिर सामूहिक अभ्यास, मतलब सामूहिक अभ्यास से पहले व्यक्तिक अभ्यास आएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर अशुद्धि का सुधार। फिर निर्देशन कार्य क्रम से करने के लिए निर्देशन देना। फिर पहले आएगा प्रदर्शन पुनरावृत्ति अध्यापक के द्वारा। पुनरावृत्ति ध्यान रखिएगा, पुनरावृत्ति अध्यापक के द्वारा। उदित जी समझ में आ रहा है ना? हेलो। जी मैम आ रहा है। ठीक है। फिर अभ्यास पुनरावृत्ति, जो सारे स्टूडेंट कर रहे थे अब उनकी पुनरावृत्ति होगी। फिर उसके बाद किसी छात्र के द्वारा पुनरावृत्ति, छात्र के द्वारा अभ्यास पुनरावृत्ति। फिर विश्राम और फिर सार। लास्ट में प्रार्थना भी आएगी ना मैम? इसको प्रार्थना को कंफ्यूज, हाँ लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फिर वो पहले भी प्रार्थना है, लेकिन अगर प्रार्थना एक ही बार दी हुई है ना तो आप स्टार्टिंग में ही उसको लीजिएगा। कंफ्यूज आप लोग ना, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं बताया है। ठीक है, क्योंकि मैम अगर सार प्रार्थना के अगर बाद दिया भी हुआ है कुछ लिखा था ना? विश्राम अवधि फिर सार, बस।
फिर दूसरा वही से हमने सीक्वेंस लिखा दिया है उसके बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें कि फिर अब कल करें फिर अब ये। कल कर लेना मैम। ठीक है, कल करें मैम, 8 बजे। हाँ वही हमने इसीलिए पूछा। ठीक है, तो फिर अब कल कर लेंगे। ये एक सीक्वेंस बस आप लोग याद रखेंगे, इसी से आप लोग आराम से बता पाएंगे, बाकी अंदर का पढ़ लीजिएगा। तो फिर कल हम लोग इस क्वेश्चन आंसर करने के बाद फिर हमारा होगा कल हमारा और क्या होगा, ध्यान का फिर उसके बाद एक एक पार्ट का नियोजन कैसे किया जाए, ध्यान का, ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर कल ही करते हैं, क्वेश्चंस भी सारे हो जाएंगे। चलिए ठीक है, कल करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दें।